दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक एसिड वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन है आपके रिकेट्स, पेलाग्रा, स्कर्वी या बेरी। तो सही उत्तर है जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल अथवा विटामिन सी वाला अधिक आहार लेते हैं उनको दोस्तों स्कर्वी रोग नहीं होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है और स्कॉर्बिक एसिड को दोस्तों विटामिन सी कहा जाता है। ये जल में घुलनशील विटामिन है जो ताज़े फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। नींबू कुल के पौधों में ये पूरी तरह से नींबू कुल के पौधे और आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कर्ण पल्लव पेशियां। दोस्तों जंतुओं में अवशेषी अंग वे होते हैं जिनकी जैव विकास के साथ कालांतर में उपयोगिता कम होती गई और ये अविकसित रह गए। मनुष्यों में भी कुछ ऐसे अंग हैं जैसे कर्ण पल्लवों की पेशियां, पुंछ कशेरुकाएं, त्वचा के बाल और अक्ल दाढ़, ये सब अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है। तो सही उत्तर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं इस संघ के जंतु गुहा रहित जंतु होते हैं। इनके शरीर में श्वसन, परिसंचरण आदि तंत्रों का या तो अभाव होता है या बहुत अल्प विकसित होते हैं। ये जंतु जल में और आर्द्र भूमि पर और परजीवी के रूप में दूसरे जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के कुछ जंतुओं में फीता कृमि, फ्लूक, टर्बेलिया आदि महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके हिपैरिन, किरेटिन, फाइब्राइन या एल्बुमिन। तो सही उत्तर है दोस्तों हिपैरिन जो है ये प्रोटीन नहीं है। किरेटिन, एल्बुमिन और फाइब्राइन तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं, जबकि हिपैरिन जो है ये सल्फर युक्त पॉलीसैकेराइड होता है जिसे ग्लाइकोसोमाइनोक्लाइन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों हिपैरिन जो है प्राकृतिक रूप से ब्लड में पाया जाने वाला थक्का रोधी यौगिक है। हिपैरिन ये ब्लड में यानी रुधिर में पाया जाने वाला थक्का रोधी जो है एजेंट होता है। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र क्या होता है। तो सही उत्तर है वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र करें। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्षा जल संग्रहण का या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मूल मतलब ये है, मूल मंत्र ये है कि वर्षा जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र हो, क्योंकि इस विधि में जल का अपव्यय नहीं होता है। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है आपके वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा या वास्तविक और उल्टा। तो सही उत्तर है वास्तविक और उल्टा। दोस्तों जब वस्तु F और 2F के बीच होती है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है देखिए चुंबकत्व से संबंधित है। चुंबक अपने गुण खो देते हैं कब। ऑप्शन है आपके गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर, हथौड़े से पीटने पर या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कारक उत्तरदायी हैं चुंबक के गुण खोने के लिए। दोस्तों चुंबक गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर, हथौड़े से पीटने पर अपने गुण खो देता है। इसका मूल कारण ये है कि उत्पन्न ऊर्जा चुंबकीय ध्रुवों के उचित विन्यास को छिन्न भिन्न कर देती है और चुंबक का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो चुंबक अपने गुण इन तीनों ही विधियों में या तीनों ही प्रक्रियाओं में खो देते हैं। अगला प्रश्न है पीतल किसका बना होता है।
तो आपको बताना है पीतल जो है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों पीतल जो है कापर और जिंक यानी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु पीतल होती है और संस्कृत में पीत का अर्थ पीला होता है और पीतल का रंग भी पीला होता है। तो सही उत्तर है पीतल जिंक और कापर की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है कैसा। तो देखिए हमेशा शून्य, हमेशा स्थिर, संतुलन अवस्था में उच्चतम या चरम अवस्था में अधिकतम। तो सही उत्तर है एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण का मान चरम अवस्था में अधिकतम होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि यानी वेग परिवर्तन की दर को, धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, शर्करा युक्त या रेशा युक्त। तो सही उत्तर है प्रोटीन युक्त भोजन जो होता है ये शरीर वर्धक भोजन होता है। दोस्तों प्रोटीन शरीर के निर्माण की सामग्री है, ये ऊतकों के विकास और वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, जिसके कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है। तो देखिए फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है। तो सही उत्तर है नाइट्रोजिनेज। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों फलीदार पौधे जो कि लेग्यूम की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम आदि पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों ये फलीदार पौधों में नाइट्रोजिनेन एंजाइम की सहायता से आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने में सहायक होते हैं। तो ये जो है एंजाइम जो सहायक होता है ये नाइट्रोजिनेज होता है। अगला प्रश्न है एक ऐसे पौधों को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन उदक है परंतु पुष्प और बीज नहीं है, इसको किस समूह में वर्णित करेंगे। तो सही उत्तर है ये टेरिडोफाइडा वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। दोस्तों टेरिडोफाइडा समूह के जो पौधे होते हैं इसमें प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है और इनमें पारंपरिक पुष्पीय निषेचन क्रिया द्वारा फल और बीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें फर्न, एजोला और मर्सिलिया आदि पौधे आते हैं। तो ये टेरिडोफाइडा समूह के पौधे हैं। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सही उत्तर है अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। दोस्तों आप जानते हैं अवतल लेंस अपसारी या डाइवर्जिंग प्रकृति के लेंस होते हैं। इन लेंसों को अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं, यानी अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण वास्तविक रूप में एक बिंदु पर नहीं मिलती। यही कारण है कि अवतल लेंस से बने वस्तुओं के प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं। तो सही उत्तर अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा। तो सही उत्तर है यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दुगनी हो जाती है तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका मान केवल 1/4 रह जाएगा। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है F बराबर कैपिटल G m1 m2/r² है। तो F जो है गुरुत्वाकर्षण बल r² यानी जो दूरी है दोस्तों उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 1/4 ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों जल में वायु का बुलबुला ये इसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की तरह वो व्यवहार करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला जो होता है दोस्तों ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संरचनाओं के कौन से युग्म पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये संरचनाओं के युग्म है कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतर प्रद्यव्ययी जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर प्रद्यव्ययी जालिका और कोशिका कला ये पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में अंतर प्रद्यव्ययी जालिका और कोशिका कला पाई जाती है। अगला प्रश्न है स्वपरागण का परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है आपके बहिप्रजनन, देखिए
बहिप्रजनन, अंतःप्रजनन, विरल प्रजनन या अति प्रजनन? तो सही उत्तर है अंतःप्रजनन। दोस्तों देखिए, यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं और स्वपरागण का परिणाम अंतःप्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति का यच ऊंचाई का व्यक्ति हो, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हो, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 यानी व्यक्ति का आधा होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, इसका कारण क्या होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए ठंड के दिनों में जब हम लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को छूते हैं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। देखिए, लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल मौसम ठंडा रहता है, तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, लेकिन लकड़ी जो है ये कुचालक होने के कारण कम ठंडी रहती है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही उत्तर है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, देखिए आपको बताना है कि लाल सड़ाध या रेड राट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो रेड राट बीमारी जो है ये किस पौधे को होती है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, रेड राट बीमारी जो है ये गन्ना में लगती है। देखिए, रेड राट बीमारी जो है ये लाल सड़ाध बीमारी गन्ना में लगती है और दोस्तों ये गन्ने के पौधे से संबंधित है। ये बीमारी कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम नामक कवक या फफूंद के द्वारा होती है और इस रोग से ग्रसित गन्ने को फाड़ने पर इसके आंतरिक ऊतकों पर लाल रंग के बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं और पूरा गूदा लाल भूरे फफूंद से भर जाता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक या बॉटेनिकल नाम क्या होता है? तो सही उत्तर है ट्रिटिकम एस्टिवम। दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है ये गेहूं के पौधे का जो है वानस्पतिक नाम होता है। गेहूं ग्रैमिनी या पोएसी कुल का पौधा होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। पोएसी या ग्रैमिनी कुल का एक बीजपत्री पौधा होता है। ओराइजा सटाइवा ये धान का रासायनिक जो है वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट या स्लेट। तो सही उत्तर है दोस्तों कोयला। कोयला एक जैव शैल है, ये जानवरों के मलबे और पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, आयोडीन परीक्षण मुख्य रूप से स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है और स्टार्च हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण रूप है और वसा का पता लगाने के लिए एल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर क्या है, जमे हुए भोजन की खोज दोस्तों इन जो है ये क्लोरेंस बर्ड्स आय ने की थी। दोस्तों, क्लोरेंस बर्ड्स आय ने जमे हुए भोजन की खोज 1920 के दशक में की थी। अगला प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्यों? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, पशु प्रोटीन को उत्तम श्रेणी या प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। दोस्तों, एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। इसमें अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, इसलिए इन्हें भोजन से लेना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? तो सही उत्तर है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत तथा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए
बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है मार्स गैस कौन सी गैस होती है? तो सही उत्तर है मार्स गैस दोस्तों मीथेन गैस होती है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली क्षेत्र में निकलता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव और ये गैस सामान्यतः तेल कूपों से निकलती है। इसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं CH4 होता है। अगला प्रश्न है जंग लगना कैसी प्रक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो सही उत्तर है जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये लोहा आदि विशेष धातुओं पर लगती है। इस क्रिया में धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है और लोहे में ये क्रिया अधिक शीघ्रता से होती है। लोहे पर नमी और वायु की ऑक्सीजन की क्रिया से आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है Fe2O3। देखिए Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड है उसकी परत बन जाती है और जंग लगना दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है प्रभाजी आसवन के द्वारा। दोस्तों पृथ्वी के भीतर से तेल कुओं को निकाला जाने वाला कच्चा तेल कई प्रकार के वाष्पशील हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है और ये पेट्रोलियम के रूप में भी जाना जाता है। पेट्रोलियम के शोधन के लिए प्रभाजी आसवन की विधि अपनाई जाती है। प्रभाजी आसवन द्वारा भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले मिश्रणीय द्रवों को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है और ये गैस आग बुझाने के काम में आती है। अगला प्रश्न है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो सही उत्तर है भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है जल गैस जो है वाटर गैस किसका संयोजन होता है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? जल गैस जो होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का संयोजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण का प्रयोग ये मेथेनॉल के संश्लेषण में किया जाता है और इसे संश्लेषण गैस अथवा सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो जल गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जिसको सिन गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मरकरी या पारा क्या है? ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस अधातु या द्रव अधातु? तो सही उत्तर है मरकरी एक द्रव धातु है। इसका मुख्य अयस्क सीने बार होता है जिसका फार्मूला HgS है दोस्तों। Hg जो है ये पारे का फार्मूला है, यह सल्फाइड। तो सीने बार जो है मरकरी का प्रमुख अयस्क है और ये द्रव अवस्था में साधारण कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है एंजाइम रेनिन। दोस्तों दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा या किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये है हाइग्रोमीटर। दोस्तों हाइग्रोमीटर ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर यानी वोल्टेज मापा जाता है। अगला प्रश्न है मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो सही उत्तर है 5500 एंगस्ट्राम। दोस्तों मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। अगला प्रश्न है पोटास या फिटकिरी का सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये दोस्तों ये पोटास फिटकिरी का सूत्र होता है और ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सल्फेट लवणों के संयोग से बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन है आपका दही बनाने में, डबल रोटी बनाने में, गन्ने के रस के किण्वन में या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। आपको बताना है
कि किसमें जीवाणुओं का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों दही बनाने में, गन्ने के रस के किण्वन में और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जीवाणुओं का प्रयोग होता है। डबल रोटी बनाने में जीवाणुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपर्दन और संरक्षण। तो दोस्तों इसमें देखिए वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपर्दन वनों के ह्रास और जैव विविधता के न्यूनीकरण के लिए उत्तरदायी है, जबकि कंजर्वेशन या संरक्षण जो होता है ये पर्यावरण और जैव विविधता के लिए सकारात्मक रूप में प्रभावी होता है। तो सही उत्तर है कि संरक्षण जो है अन्य तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, कोई बस अपनी यात्रा के जो है दोस्तों 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इस समय अवधि में बस द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है। तो देखिए, पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर घंटा से तय की गई दूरी तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल दूरी आपकी 22 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। सही उत्तर 22 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन पहचानना है आपको। तो देखिए, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, ये सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, ये भी सही है। और सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, सही है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं, ये सही नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आवर्ती गतियां या पीरियाडिक मोशंस वर्तुल या वृत्ताकार गतियां ही होती हैं, क्योंकि सभी आवर्ती गतियां वृत्ताकार गति हों ये आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है। सही उत्तर है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दोस्तों जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में जो है ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों आवृत्ति का जो फार्मूला है n = c/i, तो c का मान 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों 10 × 10⁻6 यानी 10 मेगाहर्ट्ज जो है ये आवृत्ति हो जाएगी जो है इसके प्रेषित वाहक तरंगों की। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो देखिए, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन है आपके फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है दोस्तों। देखिए, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक, जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम होता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ये जल में अविलेय होता है, ये गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है और इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। अमोनिया का जो महत्वपूर्ण गुण है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है और यह जल में अति विलेय होती है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का क्षारीय विलयन होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, K4NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो सही उत्तर है K4NiCN4 में ऑक्सीकरण संख्या जो है निकिल की ये 0 हो जाएगी। तो सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, आपको बताना है पीतल में क्या होता है। तो सही उत्तर है पीतल में तांबा और जस्ता यानी तांबा और जिंक।
Cu कॉपर का फार्मूला है और Zn जिंक का। तो पीतल में तांबा और जिंक होता है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आखिरी प्रश्न है। ये हमारा तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन। तो सही उत्तर है ब्रोमीन। दोस्तों ब्रोमीन जो है आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिए ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपने दोस्तों जूनियर हाई स्कूल या उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रैक्टिस सेट हल किया, जिसमें आपने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया। वैसे देखने में ये जो प्रैक्टिस सेट है आसान लगता है, लेकिन कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको अलग से नोट करना है और उसको तैयार करना ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।